नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात करेंगे सियासी घरानों में बिखराव की दास्तां की, अपनों से अपनों के टकराव की, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की और एक दूसरे से पूरी न होती आकांक्षा की। भारतीय राजनीति में पारिवारिक विरासत और सत्ता संघर्ष के कारण परिवारों के भीतर अक्सर टूट होती रही है। कहीं भाई भाई, कहीं बाप बेटा, कहीं भाई बहन, कहीं सास बहू तो कहीं चाचा भतीजे की लड़ाई राजनीतिक दलों के लिए सत्ता का संघर्ष बनती है। राजनीतिक परिवारों में कलह का इतिहास काफी पुराना रहा है। देश की सियासत में पारिवारिक कलह और फूट के बाद टूट का सामना करना पड़ता रहा है। लालू से गांधी, ठाकरे, समाजवादी पार्टी, वाईएसआर, अकाली दल से लेकर पवार फैमिली, अंदरूनी कलह के बाद टूट सामने आ चुकी है। अब देश की राजनीति में परिवारवाद और विवाद कोई नया नहीं है। ये चर्चा यहाँ इसलिए भी लाजमी है क्योंकि बिहार के चुनावी नतीजों ने जो लालू परिवार को तगड़ा झटका दिया है, उससे एक बार फिर सियासी घरानों में बिखराव की दास्तान को उजागर के साथ साथ जग जाहिर कर दिया। स्वदेश एजेंडा में आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। देखिए, दरअसल बिहार में हालिया चुनाव नतीजों के बाद लालू फैमिली जमकर उथल-पुथल मची हुई है। सियासी घरानों की ये कहानी कोई नई नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को ही एक तरह से अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। बिहार चुनाव में वो महागठबंधन की ओर से सीएम कैंडिडेट भी बनाए गए। हालांकि उनके नेतृत्व में न तो पार्टी न ही गठबंधन ने अच्छा परफॉर्म किया। इसका साइड इफेक्ट भी सामने आया। बहन रोहिणी ने तेजस्वी और उनके सलाहकारों पर सवाल खड़े कर दिए और इसी के बाद सवाल उठने लगा कि क्या लालू फैमिली में कोई बड़ा बवाल तो सामने नहीं आ जाएगा। हुआ भी वही। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को तो पहले ही पार्टी से निकाला जा चुका है। अब बेटी रोहिणी ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने दो टूक कहा, मुझे गंदिया गाली दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया। रोहिणी ने कहा कि मैं रोते हुए माँ बाप का घर छोड़कर आई हूं। अब माना जा रहा है कि यह मुद्दा अभी और तूल पकड़ेगा। अब देश की राजनीति में परिवारवाद और पारिवारिक कलह का टूट कोई नया नहीं है। कई प्रमुख पार्टियों में इसकी झलक साफ नजर आती है। भारत की राजनीति में परिवारवाद भले दशकों से ताकत माना जाता रहा हो, लेकिन इन्हीं घरानों के भीतर चल रही रस्साकशी कई बार सियासी समीकरण बदल देती है। लेकिन सियासी घरानों की इस टूट का सीधा फायदा हमेशा ही बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। यह बीजेपी के लिए गिफ्ट जैसा होता है जो बीजेपी की राजनीतिक रणनीति को मजबूत बनाता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सियासी घरानों की टूट फूट के बाद या तो कमल दल उनके लिए संजीवनी होता है तो कई अपनी राह अलग बना लेते हैं। मसलन संजय गांधी के निधन के बाद उनकी पत्नी मेनका गांधी भी गांधी परिवार से अलग हुई। बाद में वो बीजेपी के टिकट पर कई बार सांसद और केंद्रीय मंत्री भी बनी। मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी भी बीजेपी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने 2022 में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अपर्णा ने सदस्यता दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर ली, जिससे साफ दिखा कि बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि की तरह पेश किया। साल 2023 में महाराष्ट्र की राजनीति उस समय हिल गई जब शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने एनसीपी तोड़ दी और भाजपा शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। शरद पवार अब अपनी असली एनसीपी बचाने की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का ठाकरे परिवार भी दो हिस्सों में बटा। राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। बाद में 2022 में एक और बड़ी टूट हुई जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का बड़ा हिस्सा अलग कर लिया और मुख्यमंत्री बन गए। हरियाणा में चौटाला परिवार को देखिए, यहाँ की राजनीति लंबे समय से फूट का शिकार है। आईएनएलडी से टूटकर अजय चौटाला और उनके बेटों ने जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी बनाई। उधर तेलंगाना की बात करेंगे तो वहां भी देखिए, जब से केसीआर की पार्टी विधानसभा का चुनाव हारी तब से उनके परिवार में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। केसीआर के बेटे केटीआर के हाथ में पार्टी की कमान है। वो अपने पिता के सीएम रहते ही मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके थे। उन्होंने अपनी बहन के कविता को पार्टी से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद कविता ने अपनी अलग पार्टी बना ली। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये सिर्फ लालू परिवार की कहानी नहीं है। पहले भी यूपी से लेकर हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना तक कई बड़े राजनीतिक घराने अंदरूनी लड़ाइयों से जूझ चुके हैं, जिसको लेकर भाजपा और कमल दोनों ही खिले हुए देखे जाते हैं। चलिए, तो सियासी घरानों में जो विवाद है, जो लड़ाई है, वो बीजेपी को भाई ये बात इसलिए है क्योंकि देखिए, किसी भी बड़ी पार्टी में यदि पारिवारिक रूप से टूट फूट होती है और वो दूसरी पार्टी बनाते हैं तो देखिए वोट डिस्ट्रीब्यूशन तो चला ही जाता है। फिर आपकी जो
व्यवहार हैं और आपकी जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक होता है। तो इसका फायदा जब राजनीतिक रूप से ये टूट फूट होती है पारिवारिक रूप से, तो इसका फायदा तीसरे दल को जाना बहुत होता ही होता है, उसको आप नकार नहीं सकते। तो जब इस तरह से जितने भी विपक्ष के हैं, गठबंधन के कई पार्टियों को आप हिस्से को ले लीजिए, हमने जिक्र कर ही दिया है, हम शरद पवार की बात कर लें, हम कांग्रेस की बात कर लें, हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, कौन इससे अछूता है? सब में कलह कहीं ना कहीं आई है। महाराष्ट्र की राजनीति में आप जाकर देख लीजिए। तो ये सारी चीजें किसको फायदा पहुंचाती हैं? सत्ता पक्ष को जाएगा नहीं क्या इसका फायदा? क्या उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं होंगे? और जब छोड़कर आप उसी दल में चले जाएं तो फिर कैसे ये चीजें चलेंगी? आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे, क्योंकि लालू यादव के परिवार की जो पूरा मामला है बहुत तेजी से आया और उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी हो गया था। भले ही नया ना हो, लेकिन चीजें आती हैं तो सवाल उठते हैं। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वामीनाथ जायसवाल। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे धनिक लाल। धनिक लाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शिवसेना यूबीटी से हमारे साथ हैं तुषार रसाल। तुषार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले, अभी कई मेहमान कनेक्ट नहीं है, इसलिए रविंद्र जी से करूंगी। रविंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? रविंद्र जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? चलिए, शायद रविंद्र जी मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन हमें इस विरासत और सत्ता के संघर्ष, खिलता कमल दल, क्यों? क्योंकि सियासी रूप से इन टूट फूट से, इन राजनीतिक कलह से, इन पारिवारिक कलह से किसको फायदा होती है? तो ये सारा आज चर्चा का विषय भी है। अपनों से अपनों का टकराव, सियासी बिखराव बिल्कुल करता है। सियासी घरानों की जो लड़ाई है वो बीजेपी के लिए क्या गिफ्ट जैसी है, बिल्कुल कहा जा सकता है। मैंने पहले ही शुरुआत यहीं से करी है कि इसका फायदा जो भी एक दल होगा उसको फायदा पहुंचेगा ही, क्योंकि जाते कहाँ हैं आप? तोड़कर एक अलग पार्टी बनाकर आप अपने वोट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसका बंटवारा खुद करते हैं, नहीं तो फिर आप किसी बड़ी पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नुकसान किसका है? तो बहुत सारी बातें हैं, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ रविंद्र जी, आज की जो चर्चा है महज लालू परिवार पर नहीं है कि उनके परिवार में जो कुछ भी चल रहा है हम उस पर लेकर एक बहस में बैठ जाएं, लेकिन उनके परिवार की जो सियासी लड़ाई अभी सामने आई, पहले तेज प्रताप का मामला था, थोड़ा अलग था, लेकिन इस इलेक्शन के बाद जो सिनेरियो आया, जो रोहिणी आचार्य ने कहा, उसके बाद फिर वो भी यदि परिवार को छोड़ती हैं, तो आज की चर्चा मुख्य रूप से हर उस राजनीतिक दल और परिवार के लिए है जो राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं। अब इससे अछूता तो कोई भी नहीं है, हम चाहे यहाँ से लेकर महाराष्ट्र तक की राजनीति में जाएं, चाहे साउथ में चले जाएं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है और ये जो बिखराव होता है, ये किसी दूसरी अन्य पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचाता है? क्योंकि हमेशा देखिए, अभी तक जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, आपसी कलह हुई, राजनीतिक टूट फूट हुई, इसका क्रेडिट कहाँ गया? कैसे देखते हैं इसको आप? राखी मैम, आप जो मुख्य विषय है आपका कि परिवार हैं, राजनीतिक परिवार टूटते हैं और उसका फायदा बीजेपी ले जाती है। तो अगर जहां पर परिवार हैं वहां पर मतभेद मनभेद सामान्य विषय है, सत्ता हो या सामान्य व्यक्ति हो, होता ही है, हमारे आपके परिवार में भी है। इससे पौराणिक इतिहास भी अछूता नहीं है, इससे मध्यकालीन इतिहास भी अछूता नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम भारत का तो पूरा सूची आपने दे दिया हुआ है। लेकिन अगर भारत से बाहर निकल के यूरोप में भी जाते हैं, जो सबसे बड़ा राज परिवार था महाराजा चार्ल्स का, उनके वहां भी ऐसा हुआ, सभी के यहाँ है। अगर इसको बहुत गंभीरता से देखेंगे तो मुझे लगता है कि फिर हम सत्ता को नहीं समझ सकते, परिवार को नहीं समझ सकते हैं। ये सामान्य विषय है, होता रहा है और होता रहेगा। अब बात ये समझ में आती है कि जब ये भारत में कम से कम राजनीतिक परिवार टूटते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है कि नहीं होता है? अभी तो बीजेपी को फायदा होता दिखाई पड़ता है कि बीजेपी ही ऐसी पार्टी है कि सत्ता जब लोकतांत्रिक सत्ता स्थापित हुई तो 67 में हम सत्ता में लेके आते हैं, तब तक उसको मालूम नहीं था सत्ता होती क्या है, और हमारे भरोसे वो 89 तक सत्ता में आई। तब तक बहुत सारे परिवार टूट चुके थे, श्रीमती इंदिरा गांधी का भी परिवार टूट चुका था, लेकिन बीजेपी को कुछ भी लाभ नहीं मिला था। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि परिवार जब टूटे हैं तो सीधा लाभ बीजेपी को मिला। पिछले 10 वर्षों में जो परिवारों को तोड़ा गया है, एक तो टूटते हैं और दूसरा तोड़ा जाता है।
तो पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवारों को तोड़ा है केवल राजनीतिक लाभ के लिए, जिसमें आप अभी ठाकरे जी का परिवार और एनसीपी परिवार की बात कर रही थी। तो ये जो परिवार तोड़े जाते हैं उसका लाभ बीजेपी को मिलता है। जो सामान्य रूप से परिवार टूटते हैं उसमें ज्यादातर देखा गया है वो तो या तो आपस में मिल जाते हैं, जैसे हमारे वहाँ मतभेद हुआ लेकिन हम एक साथ खड़े हो गए और आज एक साथ बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। तो इसका लाभ बीजेपी को नहीं मिल पाया। इसी तरीके से जब आप आरजेडी की बात कर रही हैं, ठीक है, वहां आज से मतभेद तो नहीं चल रहा दोनों भाइयों में, बड़े भाई भी छोटे भाई भी बहुत लंबे से मतभेद है, लेकिन बीजेपी को कोई सीधा लाभ वहां पर नहीं मिल पाया है। आरजेडी का कोई भी बड़ा चेहरा बीजेपी में नहीं गया है और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में जाने वाला है। तो परिवार बीजेपी तोड़ेगी उसको लाभ मिलेगा। कारण है कि बीजेपी की जो मूल पार्टी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो परिवार विरोधी है। वो कहती है परिवार बनाओ ही मत, शादी ही मत करो। तो ये जो परिवार विरोधी चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, तो आरएसएस ने सिखाया है और आरएसएस के सिखाने के नाते बीजेपी इस चीज पे काम करती है। और रही परिवार में भी मतभेद की बात, तो परिवार के मतभेद की बात मोदी जी के ज्यादा कहीं पर भी नहीं है। उनकी अपने श्रीमती जी से है। उन्होंने अपने भाई को प्रहलाद मोदी जी को लखनऊ में जब बनारस में जा रहे थे एक कार्यक्रम में, तो उन्होंने प्रहलाद मोदी जी को लगभग लखनऊ अमौसी हवाई अड्डे पर एक तरीके से हिरासत में ले लिया था। तो सभी जगह है ये। अब उसका लाभ वो मोदी जी लेते हैं कि नहीं वो बता पाएंगे, लेकिन जो कुछ भी बिहार में हुआ वो परिवार के अंदर की बात है। बीजेपी वहां पर कुछ भी नहीं कर पाई है, परिवार के अंदर की बात है। बाकी जितने भी रुष्ट लोग होंगे अगर उनको लेना भी चाहेगी तो बीजेपी नहीं लेगी। बीजेपी तोड़ती है, अगर लाभ होता है तो लेती है, नहीं लाभ होना होता है तो अपने आदमी को निकाल के फेंक देती है, चाहे आडवाणी जी हो चाहे कल्याण सिंह जी हो। इसलिए कुछ भी नहीं होने जा रहा है। ये मतभेद समान प्रक्रिया है और बीजेपी को इससे कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं। जी धन्यवाद। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। गौरव जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी गौरव जी, अगला सवाल आप ही से बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि बहुत सारी चीजें समाजवादी पार्टी की तरफ से आई। देखिए, मैं एक बात बस कहना चाह रही हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं किसी भी लीडर के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई टिप्पणी नहीं करूंगी और इस चर्चा में नहीं लाऊंगी, क्योंकि ये जो टूट फूट हुई, ये राजनीतिक रूप से जो कलह आई, हम उस पर कंसर्न रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। बस एक रिक्वेस्ट मेरा सभी से है, क्योंकि पारिवारिक रूप से बात हो रही है, आप एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से ना जाएं। जैसे कि तेज प्रताप का जो जिक्र आया, जो भी उनके मतभेद मनभेद थे, लेकिन उनको पार्टी से किस वजह से बाहर किया गया वो हम सब जानते हैं। तो हम उस पर्टिकुलर पर्सनल चीजों को ना लाएं, लेकिन राजनीतिक रूप से जो हुआ, जो रोहिणी आचार्य ने चीजों को बताया, जो इलेक्शन के बाद बताया, इन सारी चीजों को लेना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं, दो लोगों में बातचीत नहीं हुई, मनमुटाव हुआ, पार्टी अलग कर ली, बंटवारा हो गया, इसका कहीं ना कहीं फायदा क्या बीजेपी को मिला? तो गौरव जी, सवाल आपसे मेरा ये है कि आप लोगों को पारिवारिक विरोध बताया जा रहा है कि आप लोग परिवार के विरोधी हैं, आप लोग सिर्फ तोड़ते हैं, यदि फायदा होता है तो एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो जाने देते। देखिए, मुझे लगता है राखी जी, भारतीय जनता पार्टी को 1980 के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ देखेंगे तो ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का संघर्ष पिछले कई सौ वर्षों से है। वो सारे लोग जिन्होंने अपना बलिदान दिया है इस देश के लिए, संस्कृति के लिए, इस जीवन संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, उन ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो लोग लड़े हैं, चाहे मुगलों के खिलाफ जो लोग लड़े हैं, और वर्तमान में भी आजादी के बाद जिन्होंने संघर्ष किया, चाहे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, दीनदयाल उपाध्याय जी हो, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, ऐसी उन सभी विचारधाराओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी समर्पित रहती है। और जब विचारधारा रहती है किसी पार्टी की ना, तो उसकी आयु भी असीमित होती है और उस विचारधारा में यदि पवित्रता होती है, परिपक्वता होती है, तो वो इन छोटे विषयों पर कभी सोचती नहीं। और जो जातिवादी, वंशवादी या इस तरह की जो पार्टियां हैं, उनकी एक आयु सीमा है, वो व्यक्ति केंद्रित होती है। एक व्यक्ति उसको सींचता है, बीजारोपण करता है, संघर्ष करता है, बनाता है, वो विषय कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो जाति प्राइड हो, चाहे वो कोई संघर्ष हो, चाहे क्षेत्रीय हो, चाहे भाषा हो, विषय कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब उसकी आयु पूरी हो जाती है तो स्वाभाविक शक्ति संघर्ष विद इन द फैमिली शुरू हो जाता है, क्योंकि अगला व्यक्ति उत्तराधिकारी कौन, यदि उसमें संख्या ज्यादा है, अगर उसका भाई है, उसका बहन है या उसका कजन है, तो निश्चित रूप से संघर्ष देखा गया है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, आप देख सकती हैं। लेकिन व्यापक रूप से इस व्यवस्था ने आम जनता का, समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया है। बल्कि ये कह सकती हैं
कि ये परिवारवादी पार्टियां स्वयं तो राजा बन गई जातियों के आधार पर या उस क्षेत्र के आधार पर, लेकिन वो आम जनता का भला नहीं कर पाई। और यही वजह है कि आम जनता ने इसका परीक्षण बखूबी कर लिया। चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का परिवार आपने देखा किस तरह से टूट फूट हुई वहां पर, चाहे वो आपने बिहार में अभी देखा। बिहार में दुखद इसलिए है कि एक बेटी के साथ, एक बहू के साथ, एक पत्नी के साथ, एक वो भी बेटी जिसने अपना जीवन संकट में डालकर अपने पिता का जीवन बचाया, उसके साथ इस तरह का बर्ताव, इस तरह का व्यवहार वर्चस्व के लिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत की संस्कृति नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरीके की संस्कृति का संरक्षण करना, उसके लिए एक सुरक्षा वाल्व तैयार करना भी ये घृणित राजनीति का परिचायक है। मुझे लगता है किसी के निजी विषयों में, आपने बिल्कुल सही कहा, निजी व्यक्ति निजी विषयों पर जाने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई बेटी अपने उस विषय को सार्वजनिक पटल पर लाती है तो स्वाभाविक है समाज उसको देखता है, उसके प्रति संवेदना होती है, और एक मानव होने के नाते हमारी भी संवेदना है। लेकिन वहीं पर तेजस्वी जी की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, देखिए कितना एग्रेशन होता है उनके भाषा में, कितनी कितनी दबा वो बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि जनता ये सब सारी चीजें देख रही थी, और भारतीय जनता पार्टी इस आधार पर लाभ हानि अपना नहीं तय करती। भारतीय जनता पार्टी के 140 से ज्यादा कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के चुनाव के परिणाम के बाद मार दिए गए। वो हिंदू थे सारे, उनका कत्ल कर दिया गया, बहुत सारे लोग पलायित हो गए। तो ये संघर्षों से निकली हुई पार्टी है, और राष्ट्रव्यापी, और इसकी सोच वसुधैव कुटुंबकम की है। पूरे भारत की जो मूल संस्कृति है उससे उपज करके निकली हुई है। तो इन छोटे छोटे विषयों पर ध्यान नहीं देती। हम न जाने कितने चुनाव हारे हैं, कितना संघर्ष किए हैं। ये लाभ हानि हमारा तय नहीं करती। हमारा लाभ हानि सिर्फ तय करता है जनता के साथ हमारा कनेक्ट, और वो पवित्रता का कनेक्ट है, वो डिलीवरी का कनेक्ट है, वो हमारे परफॉर्मेंस का कनेक्ट है, और वो प्रधानमंत्री मोदी जी के विश्वसनीयता के कारण, उनके कुशल नेतृत्व के कारण ये चीजें फलीभूत हो सकी हैं जमीन पर। और आज वही विश्वसनीयता आप देख रहे हैं, बिहार में भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी आपने उपचुनावों में देखा, महाराष्ट्र में देखा, हरियाणा और दिल्ली में देखा, और आने वाले समय में आप पश्चिम बंगाल में भी ये चीजें देखेंगे। बिल्कुल ठीक है गौरव जी, मैं वापस आऊंगी। अभी कई सारे मेहमान हमारे साथ कनेक्ट नहीं हैं, तो रविंद्र जी वापस आप ही की तरफ एक बार फिर से मेरा अगला सवाल। देखिए, इस चीज़ को हमें ये समझना है, आज कहते हैं ना कि पारिवारिक रूप से, राजनीतिक रूप से ये सारी कलह क्यों होती है। रविंद्र जी, चाहे मैं समाजवादी पार्टी की बात करूँ, चाहे मैं लालू जी के परिवार की बात करूँ, या हम क्योंकि आज सभी लोगों का विषय हो गया है, ये क्यों हो जाता है। किसी को बढ़ाने की बात हो रही है परिवार में, यदि बड़े को बढ़ाने की बात हो रही है तो छोटे की नाराजगी आ जाएगी, छोटे को आप बढ़ाते हैं तो बड़े की नाराजगी आ जाएगी। ये कमी कहाँ देखते हैं राजनीतिक रूप से, ये चीजें क्यों आती है तो एक परिवार मिलकर आप यदि एक दूसरे को चीजों में आगे बढ़ा रहे हैं, ये होता है ना कि मेरा, जहां मेरा आ जाता है वहां चीजें खराब होती है। परिवार में कैसे हो सकता है, वो भी तब जब राजनीतिक रूप से चीजें आए। राखी मैम, मैंने बताया जहां परिवार होंगे वहां मतभेद मनभेद जरूर होंगे। अगर वो परिवार सत्ता में पहुंच गया है तो लोग उस विषय पे समझ पाते हैं, जान पाते हैं। जो परिवार सत्ता में नहीं पहुंचा है, यहाँ तक खाली ब्यूरोक्रेसी तक सीमित है। ब्यूरोक्रेसी में लगभग हर परिवार में स्थिति है। कम से कम 10 IAS को मैं जानता हूँ जिनका डिवोर्स हो चुका है, लेकिन लोग नहीं जान पाते हैं। तो राजनीतिक पटल पे लोग जान पाते हैं इस बात को। बहुत सामान्य विषय है, इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। जहां जहां परिवार हैं, चाहे जापान के राजा साहब रहे हों, चाहे इंग्लैंड के राजा साहब रहे हों, सब जगह ये समस्या रही है। एक फैक्टर कॉमन रहा है कि वहां पर परिवार रहा है। जहां पर परिवार नहीं रहा है वहां पर ये समस्या बिल्कुल नहीं रही है। जैसे RSS है, अब भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने कहा, मैं बहुत दिन से, मतलब पिछले 20 साल से इस चीज पे मैं मंथन कर रहा हूं। बार बार RSS वाले ये कहते हैं कि हम एक वैचारिक पार्टी हमने बनाई है और इस वैचारिक पार्टी के सहारे हम लास्टिंग रहेंगे। तो पूरे विश्व में एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि वैचारिक इस रूप से एक पार्टी की स्थापना की गई हो और लास्टिंग रही हो बिना उन्माद के। तो अब आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि दक्षिणपंथी राजनीति। तो अगर आप विश्व पटल की राजनीति देखिएगा तो विश्व पटल की राजनीति केवल और केवल सोशलिस्ट लोग चलाते हैं। वो परिवारवादी भी हो सकते हैं जहां पर परिवार हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां परिवार नहीं है, परिवार या खत्म हो चुके हैं। चीन है, नहीं है परिवार। जर्मनी लगभग खत्म होने पे है। यूरोप के ज्यादातर देशों से खत्म होने पे है परिवार। अमेरिका में लगभग परिवार का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वहां पर इसकी बात नहीं कर सकते। लेकिन कहीं भी एक भी उदाहरण नहीं है कि कोई भी संगठन ऐसा हो
जो विचार के आधार पे सत्ता में लगातार बना हुआ हो, है ही नहीं एक भी। अब भारत में है, भारत में इसलिए है कि भारत ही सबसे बड़ा परिवार पूजक देश है पूरे विश्व में। तब यहां पर सत्ता पाने का आधार भारतीय जनता पार्टी या संघ ने, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत हाथ में आती है, संघ ने सत्ता पाने का जो हथियार है उन्होंने परिवार को बनाया है, क्योंकि ये पार्टियां हमेशा सत्ता के नजदीक रही, तो हर सत्ता वाले व्यक्ति के साथ जुड़ गए। जैसे अभी बहुत मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम लिया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी सत्ता पाने के लिए मुस्लिम लीग से भी जुड़ गए थे। एक जगह नहीं, 6 जगह सत्ता बनाया था उन्होंने। इसी भारत की बात कर रहा हूं। सत्ता पाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अंग्रेजों के साथ भी खड़े हो गए थे 1942 में कि थे नहीं, ठीक है हम आपके खिलाफ नहीं खड़े होंगे। तो बात विचारधारा की नहीं है, बात सत्ता की है। तो आरएसएस जब का गठन हुआ था, एक खाटी कांग्रेसी हेडगेवार जी हुआ करते थे, और बताया जाता था कि उस समय कांग्रेस में बड़ा कद था हेडगेवार जी का। जब उनको सत्ता नहीं कांग्रेस दे रही थी तो उन्होंने एक अलग दल बना लिया, जिसका केवल और केवल उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना, एन केन प्राकृण। तो जो हमको परिवारवादी कहते हैं, हम परिवारवादी हैं और रहेंगे, क्योंकि भारत का मूल चरित्र है या विश्व का भी मूल चरित्र है। जिन देशों ने अपने परिवारवादी मूल चरित्र नष्ट किया है, आज वो बुरी तरीके से त्रस्त हैं, पैसा छोड़ के, और हर तरीके से त्रस्त हैं। बच्चे भी नहीं पैदा होते हैं, बच्चा पैदा करने के लिए आईवीएफ कराना पड़ता है उनको। तो जो आरएसएस ने ये रुख अपनाया सत्ता का, तो आप देखेंगे एनडीए बना दिया इन्होंने। पहले हमारे साथ रहे 67 में, 70 में, 77 में, 89 में। जब इससे अलग होते हैं तो 1998 में एनडीए बना देते हैं। तो सत्ता पाने के लिए जितने उपाय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किए, उतना कोई नहीं किया है। हमको परिवारवादी कहते हैं, या कहते हैं तोड़ दिया, आपस में अलग हो गए, कहीं मिल गए, कहीं अलग अलग हो गए, या एक आदमी बैठ गया। लेकिन इन्होंने हर वो उपाय किया है, जैसे सत्ता तक प्राप्त करने के लिए मतदाता सूची तक पे कब्जा कर लिया इन लोगों ने। तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है, वो पूरे विश्व के पटल पे, पौराणिक पटल पे और वर्तमान पटल पे कहीं भी एक भी उदाहरण नहीं दिखाई पड़ता है। और भारत में अगर देखेंगे तो राजनीतिक परिवार को वर्तमान राजनीति में तोड़ने का सर्वाधिक श्रेय जो जाता है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ हो रहा हो नहीं, क्योंकि जब ये जनसंघ हुआ करती थी, या भारतीय जनता पार्टी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गठित किया, तब तक इसके साथ बदनामी नहीं जुड़ी हुई थी। लेकिन पिछले 11 साल में जो बदनामी जुड़ी है, चुनाव जीतना अलग विषय है, सबको पता लग गया चुनाव कैसे जीता जा रहा है, लेकिन जो बदनामी जुड़ती जा रही है या इसको अंत की तरफ ले जा रही है। ठीक है, स्वामीनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए। स्वामीनाथ जी मुझे सुन पा रहे हैं? स्वामीनाथ जी आवाज पहुंच रही मेरी? हाँ पहुंच रही है। हाँ स्वामीनाथ जी, आज बात चल रही है जो पारिवारिक रूप से बिखराव है, टकराव है, राजनीतिक घराने जो हैं उन लोगों में जो चीज़ हो रही है। एक एग्जाम्पल जो सबसे बड़ा चल रहा है लालू यादव परिवार का, सिर्फ हम उस पर केंद्रित नहीं है, लेकिन आज इस चर्चा की वजह से उन सब की बात हो रही है कि आखिरकार ये स्थितियां परिस्थितियां आती हैं तो क्या वाकई इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता है? क्योंकि राजनीतिक रूप से जब बिखराव होगा, या तो कोई दूसरी पार्टी बना लेता है या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाता है। लेकिन ये बिखराव एक अच्छा संदेश तो नहीं देता, लेकिन लगातार होता चला जा रहा है और सबके साथ हुआ। कांग्रेस भी क्योंकि इससे अछूती नहीं थी, संजय गांधी के निधन के बाद मेनका गांधी अलग हुई, तमाम चीजें हुई। तो इसे किस तरह से देखते हैं? मजबूरी होती है, मनमुटाव होता है, क्या इतना बैर हो जाता है कि अलग ही हो जाना पड़ता है? देखिए, कई परिवार बिखरे हैं, कई परिवार राजनीति में महत्वाकांक्षाओं की वजह से, कई लोग अपने इसके वजह से कि वहां पे हमको एक पावर चाहिए, हमको कई निरेटिव सेटिंग होता है जिससे परिवार अपना परिपक्वता को, यानी परिवार को छोड़कर कई विषाद बिछाना चाहते हैं। ये भी होता है कारण कि हम है, तुम है, हमें हमारा अधिकार चाहिए, इतना बड़ा नहीं मिला तो हम आपके साथ। परिवार में होता है अक्सर, सब परिवार में, देश विदेश ऐसा कई मामला है जो परिवारों में हुआ है। और रही बात की जो विचारधारा अभी चुनाव का विचार चल रहा था सिस्टम, और चुनाव के दरमियान परिवार में जिस तरह से तेजस्वी जी को अभी बोला जा रहा है, उनकी बहन बोल रही है अभी चुनाव के बाद
अभी बहुत बड़ा जिम्मेवारी के साथ जिस तरह से सत्ता का खेला खेला गया, उसमें एक हार का जो सामना करना पड़ा था। एक तरफ परिवार डिस्टर्ब हो रहा है, दूसरे तरफ हम जनता को जवाब देना है कि हमें आखिर वोट क्यों नहीं मिला, हमारा अधिकार, जिस तरह से हमको जनता का प्यार मिल रहा था, भीड़ मिल रहा था, लोगों का कुर्सियां खाली रहती थी, हमको 1,08,00,000 वोट मिलने के बाद भी हमें 25 सीट मिला। तो इस पे मंथन करने का समय है। जिस तरह से चुनाव आयोग का समझौता हुआ, ज्ञानेश कुमार जिस दिन चुनाव का घोषणा किए, 10,000 खाते में डालने का काम किया गया और 1,100 रुपया पुरुषों को डालने का काम किया गया। और ये रणनीति के तहत जिस तरह से वोट खरीदा गया, बिहार के भविष्य को गिग वर्कर बनने पर, लेबर बनने पर लाचार किया गया। और परिवारवाद ये पहली बार नहीं, ये लोग परिवारवाद पर बड़ी सवाल बीजेपी के लोग उठाते रहे और उनके भी पार्टी में ऐसा कोई नहीं है कि परिवार से बंधा नहीं है। कई लोगों का परिवार टूटा है, बिखरा है। कई लोग अपने पावर को हिट करने के लिए तोड़ देते हैं, तो कई लोग एक निरेटिव, कई लोग परिवार में जिस तरह से कई बाधा उत्पन्न होती है, कहते हैं हमको ये नहीं मिला, हमें ये सम्मान नहीं मिला, तो मैं परिवार छोड़ देता हूँ। तो इस तरह का होता है, हर परिवार में होता है। जहां मटका होता है वहीं खनखनाहट होती है। तो ये परिवारवाद पर बार बार ये लोग चर्चा करते रहे हैं। खुद ही इनके पास, जिसके पास परिवार होता है वो दर्द जानता है कि एक पीरो के धागे में इतना, लालू जी ने सारे बेटियों और बेटों को अपने एक धागे में पिरो कर जिस तरह से लेकर और यह निरेटिव सेटअप किया जा रहा है कि वो स्वामीनाथ जी, ऑडियो नहीं आ रही आपकी। के होने के बाद भी मेरी ऑडियो नहीं आ रही? हाँ, अभी आ रही है सर, बीच में ब्रेक हुई, शायद कुछ नेटवर्क इशू था। हेलो, हाँ, बोलिए, अभी बोलिए। जिस तरह से हमारे भी गांधी परिवार में संजय गांधी जी के साथ उनका मौत होने के बाद बिखर गया, मेनका गांधी जी अलग और दूसरे पार्टी में भी वो लोग चले गए। उसके बाद गांधी परिवार में, बहुत परिवार में ऐसा हुआ, ऐसा बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये समय और व्यवस्था को उचित समझकर, और कई लोग चाहते हैं कि परिवार टूटा है तो इसका माहौल बनाया जाए। इसमें कौन नहीं टूटा है? चिराग पासवान का अभी देखे होंगे, चाचा भतीजे सारे लोगों का बिखर गया खेला। जब भी होता है, कई लोग अपने पावर के दम को आगे मजबूत करने के लिए हम ही हम है, दूसरा कोई नहीं। देखे होंगे कई संगठन में बिखराव हुआ, चाहे शिवसेना में हुआ, चाहे कई जगह हुआ, चाहे राज ठाकरे का और उनका हुआ। ये चलता आ रहा है समीकरण, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो आज ज्वलंत मुद्दा है। जिस तरह से चुनाव में युवाओं का भविष्य का तय होना था, जिस तरह से जोश था बिहार में बदलाव का, जो वोट पड़ा था, तो क्या हम लोग ये समझ लें कि आपके पद पे बैठे हुए आपके चुनाव आयोग से समझौता 40,000 करोड़ जनता का पैसा उनके तक जिस तरह से लुटाया गया, एक तरह का भविष्य खरीदा गया बिहार का। 20 साल में एक निरेटिव था कि एक कारखाना नहीं बना, उसके बाद इतना ज्यादा वोट पड़ जाता है। और वो वोट पड़ता है तो निगेटिव नहीं जाता है, पॉजिटिव एक उसी पार्टी को जाता है जो 20 साल से सत्ता में बैठा है। तो बिहार के भविष्य अब पलायन शुरू हो गया। देख रहे हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि गुजरात में फैक्ट्री रहेगा, बिहार के लेबर रहेंगे, आज दिख रहा है कि किस तरह से भर भर के ठूस ठूस के जा रहे हैं बिहार के लोग। ये भविष्य बिहार का हो गया। MA PhD बढ़ के करके रात में दिल्ली में गिग वर्कर बनकर बेचारे पिज्जा पहुंचाते हैं। कहाँ के वो भैया? तो बिहार के हैं, यहाँ भागलपुर के हैं, मुजफ्फरपुर के हैं, यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, आके BEd PhD करके हमको गिग वर्कर का काम करना पड़ता है लोगों को। तो ये भविष्य अब इस तरह से देश का भविष्य इतने उच्चतम हाथ में है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नौकरी, अब इधर उधर की बात ना कर, बता तेरी कारवां कहाँ लुटी। आप नौकरी की बात करके लोगों के विश्वास को जीतने का आपके हाथ में सत्ता है, आप पैसा का चाबी आपके पास है। अब चुनाव के समय ठीक डिक्लेयर होने के 1 घंटा पहले उनके खाते में पैसा डालना, तो कहीं ना कहीं देश के भविष्य खतरे में है। देश का जो सुनिश्चित व्यवस्था होना चाहिए, रोजगार, दवाई, सिंचाई और कटाई और नौकरी, ये सब खत्म होते जा रहा है। अब खाली कट्टा की बात चल रही थी चुनाव में, ठीक है स्वामीनाथ जी, सिक्सर की बात चल रही थी, डबल बैलर की बात देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री के भाषण से चल रहा था। पहले भी लोकसभा में मंगलसूत्र मुजरा। ठीक है स्वामीनाथ जी, हम पारिवारिक रूप से बात कर रहे हैं। ठीक है।
नहीं, पारिवारिक रूप में ये भी आता है, यही गलत। देखिए अभी पावर में रहते तेजस्वी जी तो परिवार कभी बिखरता नहीं, वो मजबूत रहता। जब आदमी देखता है कि जब परिवार में खटास आ गया तो पत्ते की तरह कोई दूसरा भी उसमें टांग अड़ाकर थोड़ा सा पिंच मारता है, परिवार बिखर जाता है ताश के पत्ते की तरह। लेकिन रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो तत्काल, टूटे फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए। ये गांठ मजबूत होना चाहिए। पावर और ताकत की वजह से बिखराव जो परिवार में हुआ है, बाद में पछताते हैं। पछतात क्या होता है, जब चिड़िया चुन गई खेत। ठीक है। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। परिवार टूटता है तो एक दर्द होता है, पीड़ा होता है। जो मुट्ठी बनी रहती है तो ताकत होता है, जहां बिखर जाता है तो बिखर जाता है। तो समझ लीजिए क्या होता है। यही भविष्य हो गया है बिहार का। और ये लोग परिवारवाद पर भारतीय जनता पार्टी का निरंतर बात करते रहे, जो इनका ऊपर से नीचे तक परिवारवाद से बंधा हुआ है। आज वो दूसरे के परिवार पर इनका टुकटुकी लगा के बात करते हैं, लेकिन इनके कुनबे में पूरा परिवार फंसा हुआ है, उस पर बात नहीं। ठीक है, धनिकलाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? सर अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। नमस्कार। हाँ नमस्ते धनिकलाल जी। देखिए जो कुछ भी लालू यादव के परिवार में हो रहा है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आया, इलेक्शन के नतीजों के बाद आया, वो अच्छा संदेश तो नहीं देता, पर ठीक है। लेकिन सिर्फ उनके परिवार पर नहीं, ये देखना पड़ेगा कि जितने भी राजनीतिक घराने हैं उनके साथ ये टूट फूट हुई ही है परिवार में। ठीक है, अभी जैसे रविंद्र जी हमसे कह रहे थे कि परिवार है तो मनभेद मतभेद होता रहता है, चीज़ें होती रहती हैं। सवाल वही है कि यदि ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, राजनीतिक घरानों में होती हैं, तो किसी न किसी राजनीतिक दल को फ़ायदा पहुंचता है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को ही पहुंचा है इसका? अक्सर छोड़कर भी वही चले जाते हैं। और समाजवादी पार्टी ने कहा भी कि परिवार विरोधी तो ये हैं, ये अपना नहीं देखते लेकिन दूसरों का ज़रूर तोड़ते हैं। क्या मानते हैं, क्यों मौका देना? हम अपनों को बचा लेंगे तो ऐसी चीजें होंगी ही नहीं। देखिए राजनीति में एक शुचिता होना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी राजनीति में शुचिता लाने का काम किए। परिवार में ही भाई हो बहन हो, अगर किसी तरह का कोई बात है तो बेबाकी से उन्होंने एक्शन लिया। चाहे तेज प्रताप जी पर कुछ मामले आई तो उन पर एक्शन लिया गया। ये राजनीति में कम देखने को मिलता है। उन्होंने दिखाने का काम किया कि नहीं, राजनीति में है तो जो कबीरदास की पंक्ति है, मनसा वाचा कर्मणा, जो मेरे मन में है वही मेरे बोली में भी होना चाहिए और वही मेरे कर्म में भी होना चाहिए। तो तेजस्वी यादव जी ने इसे दिखाने का काम किया और जो किया वो सही किया, कोई गलत नहीं किया। अब आप परिवारवाद की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी में कितना बड़ा परिवारवाद है। अमित शाह जी का परिवारवाद देखिए, बेटा को CCI का अध्यक्ष बना दिया, कहां से कहां कर दिया, अपने राज्य में बेटा को खेल में लगा दिया, तो वहां भी परिवारवाद है। आप रामविलास पासवान जी के परिवार को देख लीजिए, वहां भी परिवारवाद है। आप HD देवगौड़ा जो है पूर्व प्रधानमंत्री, उनके परिवार में देख लीजिए कैसा सत्ता संघर्ष चल रहा था। तो ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है, सब चलता रहता है। लेकिन आप जान लीजिए कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो इस परिस्थिति में जब वो सत्ता लड़ाई लड़ रहे थे और बेहतरीन बिहार की लड़ाई लड़े, बेरोजगार युवाओं के लिए, पलायन के लिए, हर घर में एक नौकरी के लिए, लेकिन बिहार की जनता ने को लगा कि नहीं, नौकरी नहीं, हमें 5 किलो राशन ही चाहिए। तो ये अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन आप जान लीजिए हमारे नेता का विजन था कि हम नौकरी देंगे, हम पलायन रोकेंगे, हर घर में नौकरी देंगे, कोई आदमी वंचित न रह जाए नौकरी से। हमारे नेता का विजन था। हमारे नेता का देखिए बहुत बड़ा विजन क्या था कि अति पिछड़ा के नाम पर, दलित के नाम पर बहुत राजनीति हुई, लेकिन किसी अति पिछड़ा नेता को बढ़ाने का काम नहीं किया। नीतीश जी आज सत्ता सरकार में बने हुए हैं तो वो सिर्फ अति पिछड़ा को धोखा में रख करके, अति पिछड़ा को बरगला करके वो आज 20 वर्ष से सत्ता में और अगली पार्टी खेलने जा रहे हैं। तो आप इस बात को जान लीजिए कि अति पिछड़ा के लिए हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने बेहतरीन क्या कहते हैं विषय लेकर के आए, अति पिछड़ा न्याय संकल्प, कि हम अति पिछड़ा के भाइयों को माने मजबूती देंगे, उनको अति पिछड़ा
अत्याचार अधिकार अधिनियम लगा करके, माने जैसे SC/ST एक्ट होता था वैसे ही अति पिछड़ा अत्याचार अधिकार अधिनियम हम लागू करके अति पिछड़ा को न्याय देना चाहते थे हमारे नेता। वो चाहते थे कि हम अति पिछड़ा और दलित को जो सरकारी ठेका है उसमें हम 25 करोड़ तक के रुपया पर उसको आरक्षण दे। ये हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव का, मैं पारिवारिक रूप से आज बात कर रही हूँ। हम राखी जी, मैं ये सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आज आप देख लीजिए परिवारवाद के मुद्दा कितना इंटरेस्ट लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी नसीहत दे रहे हैं। आप देख लीजिए सम्राट चौधरी जी क्या बोल रहे हैं। अब आप देख लीजिए क्या कहते हैं जदयू के प्रवक्ता क्या करें, ये नसीहत दे रहे हैं। कल जो हम बहुत तेज प्रताप यादव जी, रोहिणी आचार्य जी, जिसको बहुत बुरा लग रहा था, आज उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं। ऐसे लोग परिवार को तोड़ने का काम करते हैं। आदरणीय लालू यादव जी ने परिवार को जोड़ने का काम किया है, परिवार को तोड़ने का काम नहीं किया है। लेकिन इस परिस्थिति में चाहे मीसा दीदी हो या परिवार का कोई भी साथी हो, हमारे नेता के साथ मजबूती से खड़ा उन्हें रहना चाहिए। राजद के वर्कर मजबूती के साथ अपने नेता तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है। हम निश्चित रूप से, हमें सीटें कम आई है लेकिन हमारे नेता ने बड़ी लड़ाई लड़ी है, मंजिल तक लड़ाई को पहुंचाने का काम किया है। इसलिए हम लोगों को कोई जरा सा भी संशय नहीं, हम फिर से लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि 202 का आंकड़ा, क्या कहते हैं 150 का भी आंकड़ा अमित शाह जी को नहीं था कि हमको 150 आंकड़ा पार करेगा। या प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोलते थे हमको 160 सीटें जीतेंगे। लेकिन 2 से 3 सीट आने के पीछे क्या रीजन है, उसकी गहराई से जांच होगी। निश्चित रूप से वोट को चोरी करने का काम किया है, कहीं न कहीं कोई बड़ी बात है। पहले तो 10,000 रुपया के नाम पर वोट चोरी करने का काम किया, 10,000 रुपया देकर बार वोट चोरी और मुद्दे क्यों आ रहे हैं? मैं तो परिवार और राजनीतिक कलह की, परिवार की टूट फूट की बात कर रही हूँ। आज मुद्दों की तो कोई बात ही नहीं है सर। नहीं है। हमारी दीदी मीसा भारती हो कि रोहिणी आचार्य हो या कि जो भी हमारी बहनें हैं, भाई, हम सब है, साथ है। कोई किसी को इस परिवार की चिंता नहीं करनी चाहिए। चलिए, क्योंकि यहाँ जो कोई चिंता की बात नहीं। हम तुषार जी जुड़े हमारे साथ। और नेता हमारे आज भी नेताजी बोले हैं, राखी जी आज भी हमारे नेताजी बोले हैं कि रोहिणी दीदी हमारे माँ के तरफ बहन का हमको पाला पोसा है। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। तुषार जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो महाराष्ट्र का पक्ष तो वो बेहतर रखते। खैर ठीक है, मैं वापस से एक बार फिर रविंद्र जी, एक बार फिर से आप ही की तरफ वापस लौट रही हूँ। देखिए, बार बार एक चीज मुझे बोलनी पड़ रही है, मुद्दों पर हम नहीं हैं। हो गया इलेक्शन, चला गया। हमारा मूल विषय जो है कि कहीं ना कहीं यदि राजघरानों में राजनीतिक रूप से जो पार्टियां हैं, जो परिवार हैं, उनमें विभाजन क्यों हुआ, उनमें दो फाड़ क्यों हुई, उनमें जो मनमुटाव हुआ, चाहे वो पिता पुत्र रहे हों, चाचा भतीजा रहे हों, सास बहू हो, बेटा कोई भी हो, भाई बहन हो, इन लोगों में ये सारी चीज़ें इतनी आई तो उसका फायदा किनको हुआ, ये मुख्य रूप से चर्चा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी को भले ही हम कितना ही कुछ कह लेंगे, लेकिन वाकई में क्या फूट भारतीय जनता पार्टी ने कराई, ये भी हमें देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का काम ही है फूट डालो राज करो। अच्छा, मैं धनिक लाल जी एक बात बोलना चाहती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा आप राखी जी। नहीं धनिक लाल जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने बोला रोहिणी आचार्य को कि आप, या भारतीय जनता पार्टी के किसी शख्स ने गलत कर दिया उनके साथ, या वो फूट कराने चले गए? दूसरे परसेप्शन में मैं मान लेती हूँ आरोप लगाइए, लेकिन क्योंकि आप आरजेडी का पक्ष रख रहे हैं इसलिए मैं आपसे रोहिणी आचार्य की बात करूंगी। आप क्या हो गया, वाई प्लस की वाई श्रेणी की सुरक्षा देने की कहां से नौबत आ गई? क्या हो गया? कल तक ठीक था, आज एकाएक आप वाई प्लस की सुरक्षा दे देते हैं। तो आपके मन में कहीं न कहीं तो है ही कि यह परिवार टूटेगा तो हमको जो लाभ है बिहार में, जो कभी हमको एक तरफा हमको सत्ता सरकार नहीं बना, तो ये लालू यादव का परिवार, लालू यादव का पार्टी तो सर नतीजों के बाद टूटा। रोहिणी आचार्य नतीजों के बाद उन्होंने स्टैंड लिया, पहले से नहीं लिया। रही बात तेज प्रताप की, तो वो तो अपने किसी व्यक्तिगत मैटर से पहले ही अलग हो गए थे। आपस में क्या था मुझे उस पर नहीं जाना, लेकिन उनका जिस वजह से उनको पार्टी से बाहर किया वो अलग विषय था। नहीं, कोई परिवार में टूट फूट कोई बात नहीं है। बस हम लोग सब एक मत है, एक मुश्त है, एकजुट है। कहीं किसी को चिंता करने की बात है, हमारा परिवार बिल्कुल एकजुट है। कहीं कोई हमारे परिवार में सत्ता की लड़ाई की कोई ऐसी बात नहीं है। सब हम लोग सब साथ है।
और साथ रहने के। आज भी हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को सर्वसम्मत से विधायक दल का नेता चुना गया है। तो वो सब कहीं कुछ नहीं, एक स्वर में हमारे सभी माननीय निर्वाचित विधायकों ने, पूर्व विधायकों, सारे लोग मिलकर के नेता को देखिए, मैं बस एक ही चीज से सहमत हूँ कि जब किसी बड़े राजनीतिक घराने में कोई फूट होती है तो उसका फायदा किसी दूसरे दल को मिलेगा ही मिलेगा, इसको मैं मान सकती हूं। अब यदि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को तोहफे के रूप में मिलता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी भाई? वो तो एक्सेप्ट ही करेगी, वो तो गई नहीं फूट कराने कि वो भर रही है या कुछ कर रही है। ये सब पे लागू है। मेनका गांधी अलग हुई, तमाम चीजें अलग हुई, कांग्रेस के लिए था तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने कराया? समाजवादी पार्टी में देखिए अपर्णा यादव का टिकट हुआ, तमाम चीजें हुई, सबके उससे बात करना है तो क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार थी? हम उस परसेप्शन पे बात कर रहे हैं ना धरेक लाल जी। ठीक है रविंद्र जी, हाँ मैं आऊंगी वापस। सर एक सेकंड रुकिए। रविंद्र जी, क्या मूल रूप से ठीक है एक आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन आपस में जो फूट हुई है, जो मनमुटाव हुआ है या जो भी चीजें हुई हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों जिम्मेदार? इन्हें तो बैठे बिठाया आपने गिफ्ट दे दिया, ये हमारे यहाँ फूट हो गई, हमारे बड़े लीडर्स ने ले जाइए, बट गए। तो दो स्थितियां हैं मैडम। एक तो सामान्य है कि परिवार में मतभेद हो गया, परिवार टूट गया। दूसरा, परिवार को तोड़ा गया। दोनों चीजें चलती रही हैं, आपसे नहीं है, पुरातन काल से चलती रही है। अगर आप इक्ष्वाकु वंश का प्रभु श्री राम वाला वंश देखिएगा तो वहां पर भी, चंद्रवंश देखिएगा भगवान श्री कृष्ण कौरव पांडव को, वहां भी ऐसा चलता ही रहा है। हालत ये आ जानी पड़ेगी, भगवान कृष्ण को कहना पड़ा कि जो हमारे साथ खड़ा है वही धर्म के साथ खड़ा हुआ, फिर चाचा भतीजा कोई होता नहीं है, ये तक कह देना पड़ा उनको। अब बात आते हैं जो आप बार बार कह रहे हैं कि परिवार टूटेगा तो किसको फायदा होगा। परिवार टूटने के बाद अगर जो व्यक्ति टूटा है फायदा देने की स्थिति में है तभी तो फायदा होगा। तो यह काम परिवार को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी करती। मैं एक चीज बताना चाह रहा था, असल में बड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन फिर भी एक मास्लोस थ्योरी है जो बातें कर रही है, उसके केंद्र में केवल एक ही है, मास्लोस थ्योरी, कि व्यक्ति पहले अपने प्राइमरी नीड्स के लिए संघर्ष करता है, फिर सिक्योरिटी नीड्स के लिए, फिर अपनी स्ट्रीम की नीड्स के लोग मुझे जाने, फिर ईगो में जाता है, फिर इड में जाता है। कुल बातें जो आप कर रही है इसी मास्लोस थ्योरी में आ जाता है। तो ये जो मास्लोस थ्योरी जो लागू होती है कहीं पर भी हो सकती है। हमारी सिक्योरिटी नीड्स नहीं पूरी हुई, हम अलग हो गए। हमारी स्ट्रीम नीड्स नहीं पूरी हुई, मतलब हमको टिकट नहीं दिया गया, हम अलग हो गए। हम मंत्री पद, हम जीत भी गए, मंत्री नहीं बनाया गया, हम अलग हो गए। इसको ईगो नीड्स बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये जो मास्लोस थ्योरी है ये लागू जीवन के हर क्षेत्र में करती है, चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे गांव में खेती कर रहा हो, हर जगह लागू करती है मास्लोस थ्योरी। अब भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले गया, उससे पहले भी रहा भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं बता पाइएगा कि जो परिवार टूटे हैं, मतलब अपने नेचुरल कोर्स में जो परिवार टूटे हैं उसका भारतीय जनता पार्टी ने उपयोग किया और राजनीति में नहीं। पिछले 11-12 साल है, मतलब जब गुजरात ने भारतीय जनता पार्टी को टेकअप किया तब से परिवार जो टूटे हैं उसका लाभ अगर ले सकी है तो ले ही है, नहीं तो तोड़ के लाभ ली है। परिवारों को तोड़ा गया है। आपने बहुत सारे नाम गिनाए हैं, महाराष्ट्र में भी ये है, ये उड़ीसा में भी ये है, ये उत्तर प्रदेश में करवाने का प्रयास किया तो आदरणीय शिवपाल जी ने स्वयं कहा कि मुझसे कहा गया था ऐसा, नहीं वो नहीं उनके चक्कर में फंसे। तो फिर आपने अभी उनका नाम लिया, क्या नाम है, हरियाणा के परिवारों का नाम लिया, पंजाब के परिवारों का नाम लिया, तो सब जगह ऐसा हुआ। लेकिन जब गुजरात लॉबी डोमिनेटेड नहीं थी, वाजपेयी जी ने कभी भी लाभ नहीं उठाया। ठीक है, परिवार टूटते थे, बल्कि वो दोनों के साथ बैठ के बात किया करते थे, दोनों परिवारों के साथ में बैठ के। लेकिन यहां पर परिवार तोड़ा गया है मैडम, परिवार तोड़ा गया है, इसका तो पूरा इतिहास ही है, लिखा ही हुआ है। या आपने जो लिस्ट भेजी है इसमें ज्यादातर जो लिस्ट है वो पिछले 11 साल की है, जो भारतीय जनता पार्टी जिसमें गुजरात की लॉबी डोमिनेटेड है, आदरणीय मोदी जी, तो उन्होंने तोड़ा है परिवार को। ठीक है, लेकिन परिवार को तोड़ने से अगर उनको कोई लाभ हुआ होता तो बता देते। सत्ता तो किम जोंग यूं के पास में भी है, सत्ता तो सद्दाम हुसैन के पास में भी थी, सत्ता तो हिटलर के पास में भी थी, सत्ता तो चली जाएगी। लेकिन जो आप परिवार किसी का तोड़ देते हैं उसके पाप से आप नहीं बच सकते हैं, उसका रेपरिकेशन आपके ऊपर हमेशा रहेगा। ठीक है गौरव जी, यहाँ तो भले ही मनमुटाव आपसी हो या जो भी हो,
क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे ये सारी चीज़ें आई और इसलिए सारे ही राजनीतिक दलों के पारिवारिक घरानों को समझना पड़ा। पूरा का पूरा जो दारोमदार और ठीकरा, मैं तो सोच रही थी कि पार्टी को एज ए गिफ्ट में चीज़ें मिली, यहाँ तो सीधे सीधे आरोप है कि आप लोग ही तोड़फोड़ करते हैं और आप ही लोग जिम्मेदार हैं, आप लोग फायदा उठाते हैं, आप लोग समझाने की कोशिश नहीं करते। में मंगल पांडे ने किस परिवार के लिए गोली चलाई थी, कौन से सत्ता के लिए गोली चलाई थी, ऐसा कौन सा कारण था जिससे उनको बहुत बड़ा लाभ होना था, जिसकी वजह से उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर गोली चला दी और पूरा पहली जो स्वतंत्रता संग्राम का जो संघर्ष था वहां से शुरू हुआ। वो एक विचारधारा थी और उस विचारधारा का संघर्ष कोई भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं कर रही है। ये हर कालखंड में अनेक महापुरुषों ने किया है, चाहे भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने किया हो, चाहे कालांतर में बाजीराव पेशवा बल्लाळ ने किया हो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया हो, या स्वतंत्र भारत में भी गांधी को किनारे रख करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उनके अनन्य शिष्य ने उनके खिलाफत में जा करके 562 रियासतों को एकीकृत करके भारत में विलय करा करके किया हो। आप ये बताइए, उसी विचारधारा को पल्लवित पोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो जनसंघ के रूप में की हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में कर रही हो, ये जो दो जातियों के समीकरण के आधार पर जो सत्ता तक पहुंचे और सत्ता की मलाई में उसी ओबीसी, उसी दलित आंदोलन से निकले, चाहे मंडल कमीशन के बाद आप देख लीजिए इनका प्रादुर्भाव बहुत तेजी से हुआ, लेकिन ये एक जाति की पार्टी बन करके रह गई और एक जाति की राजा परिवार बन करके रह गए और वहीं दूसरी जातियां उपेक्षित हो गई विद इन द ओबीसी। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो यादव छोड़ के बाकी अन्य सब अछूत हो गए, उसी बिहार के अंदर में अन्य जातियां अछूत हो गई, इसीलिए आज महादलित उनको छोड़ दिया, जिसकी ये बात कर रहे हैं, चुनाव परिणाम बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि इनकी सच्चाई परत दर परत जनता ने देखा। और आप एक बात बताइए कि जब माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव अपमानित कर रहे थे सार्वजनिक रूप से मंच पे, तो क्या भाजपा करा रही थी? वो जब अपने चाचा को उन्होंने निकाला तो क्या उस समय भाजपा ने कराया था? भाजपा कोई आदेश पारित किया था क्या? उसके लिए कोई सम्मेलन की भाषा है? किसी के परिवार से क्या लेना देना भाजपा को? रही बात किसी को शिक्षा देने की, जहां तक बात है तो होम अफेयर्स तय करता है, वो तय करे कि किसको देना है किसको नहीं देना है। भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकारी नहीं उन चीजों से। बिहार की जनता ने डिसाइसिव मैंडेट दिया है, विकास के साथ दिया है, डेवलपमेंट के साथ दिया है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के साथ दिया है, सम्यक राजनीति के लिए दिया है, सबका साथ सबका विकास के लिए दिया है। और ये जो गदर मचाए हुए ना, ये भारत को फिर होना चाहते हैं, उस पे जो आमादा है, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, बिहार में राजद हो या केंद्र में कांग्रेस पार्टी हो, उसको करारा तमाचा दिया है जनता ने। इस बात को ध्यान में रखें, इस गलत आगे भी इनकी यात्रा बढ़नी नहीं है। और ये आयु, ठीक है गौरव जी, नेटवर्क इशू है, शायद ऑडियो ब्रेक हो रहा है क्योंकि समय की भी सीमा है। बता दे तो कोई क्या बनेगा। और रही बात स्वामीनाथ जी पार्टी के कल्चर की, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता एक कार्यकर्ता के भाव में ही काम करता है और आपस में किसी में भेद नहीं रहता। और हम संघर्ष करना जानते हैं, सड़कों पर करना चाहते हैं, चाहे वो एक वोट से हमारी सत्ता चली गई हो, सिर्फ एक सिंगल वोट से अटल जी की सत्ता चली गई, तब भी हमने संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया। और आज हम 22 राज्यों में सत्ता में हैं, उसका भी अभिमान नहीं है। और 22 राज्यों में एनडीए के जितने घटक दल हैं पूरे सम्मान, पूरे प्रतिष्ठा के साथ है और राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका तय कर रहे हैं। इस तरह की बकवासबाजी हमारी पार्टी नहीं करती और किसी भी प्रकार के अभिमान में नहीं रहती। ये तो थोड़ा सा क्या, चुनाव नजदीक आता है, बड़बोड़ेपन के शिकार हो जाते हैं, धमकी देना चालू कर देते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं, यहाँ तक कि गालियां तक हमारे प्रधानमंत्री जी को मंचों से दी गई, मारने की धमकी दी गई, इनके मंचों से कट्टे की बात की गई। जो स्वयं उस संस्कृति को पोषित करने वाला रहा हो, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाएगा। इसीलिए माताओं बहनों ने औकात में ला दिया। बिहार के अंदर में 9% 10% अधिक वोटिंग करके उन्होंने दिखा दिया कि देखो हमारी सुरक्षा किसके साथ है। बहनों की सुरक्षा, माताओं की सुरक्षा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारी दे सकती है, एनडीए की सरकारी दे सकती है, नीतीश जी दे सकती है, ना कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दे सकते हैं जिन्होंने बलात्कारी को ही मंत्री बना लिया, और ना ही वहां पर तेजस्वी जी दे सकते हैं जो कह रहे हैं कि हर परिवार में नौकरी दे देंगे। उसका कोई डेटाबेस नहीं इनके पास है, उसका कोई रोड मैप इनके पास नहीं है, ना उसकी कोई प्लानिंग इनके पास है। जो स्वयं 9वीं पास न किया हो
जिसके पास खुद एकेडमिक कोई नॉलेज ना हो, वो इस तरह का केवल फेंकता जाए मुंह से, तो जनता पकड़ेगी नहीं, वो समझ जाएगी कि पकड़ के उसको कूड़े में डाल देना है। ठीक है, तो कूड़े में डाल दी। अब उसके बाद इतना विलाप करने की क्या आवश्यकता है? सच्चाई को स्वीकार करिए। और परिवार का फूट पूरी दुनिया देख रही है, कोई ऐसा नहीं है कि केवल बिहार के लोग देख रहे हैं। ठीक है, स्वामीनाथ जी वही पाया है। हाँ, स्वामीनाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए। देखिए राखी जी, ये जो जिस तरह से हरिश्चंद्र का भूमिका निभा रहे थे हमारे गौरव भाई, अरे कोरोना काल में दर बदर हमारे मजदूर भटक रहे थे, उसमें मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार का, वहां का विधायक को कर्नाटका इनकी सरकार थी, वहां पर बंद करके और लाकर स्पेशल विमान से उस कोरोना में मौत का बंजर लग रहा था, लेकिन ये विधायकों को खरीद फरोख्त करके और जयचंदो के साथ मिलकर सत्ता परिवर्तन किए। ये लोग का दोगला चरित्र बता रहा हूं मैं, ये सुन ले। और उसके बाद चुनी हुई सरकार के चुने हुए विधायकों को किस तरह से खरीदा गया, खरीद फरोख्त। इनके हरिश्चंद्र के एक प्रारूप देश के प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरी का झांसा लेके आए, 12 साल में 24 करोड़ बेरोजगार युवा हैं। बता दे गौरव भाई कि कितना करोड़ आप लोग सुनो अरे पहले बीच में बोलो ना, मैं बीच में आपके नहीं बोला, ये दोगला पर नहीं रहना, बीच में मत बोलिए, आप सुनिए का, सुनने का साहस रखिए। अभी इन्होंने ये बिहार में भी आके झांसा दिए। बिहार में कट्टा रिवाल्वर से छह कौन डिस्को कर रहा था, कौन मंगलसूत्र कहा था, और किस तरह का, और जिस तरह से परिवार तोड़ने का तो इनका आदत रहा है मोदी जी का। चिराग पासवान उनके चाचा को क्यों ने तो 2 पार्टी बनवा दिए, शिवसेना का 2 पार्टी बनवा दिए, और राकपा का 2 पार्टी बनवा दिए। जो इनके साथ था उनको ओरिजिनल का सर्टिफिकेट दिलवाए, और जो नहीं इनके साथ था तो उसको डुप्लीकेट बना दिए। तो ये तो फैक्ट्री इनके पास है, चाहे अपराधों का फैक्ट्री, अपराधी हो, लुटेरे हो, हेमंत बिस्व शर्मा, चाहे अजीत पवार, जितने जिन पे उनके पर यानी भ्रष्टाचार का था, तो आओ सनम जाओ सनम, मुक्ति में वॉशिंग मशीन से धुल जाओ सनम वाला धारणा तो इनकी थी। और रही बात, चुनाव आयोग को बधाई देना चाहिए ज्ञानेश कुमार को। 1 करोड़ 25 से ज्यादा वोट, 1 करोड़ 8 लाख वोट पाने के बाद 25 सीट पाते हैं तेजस्वी जी। 61 लाख वोट पाने वाला 90 सीट पाता है। 3 लाख वोट उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा बढ़ जाता है। और एक ही घर में हिंदू मुसलमान, हिंदू SC ST OBC EBC तक एक ही घर में वोटर पाए जाते हैं। ये बहुत सारे आंकड़ा है, वो तो जनता देखेगी ही। जिस तरह से 20 साल में एक सुई की कारखाना बिहार में नहीं, गुजरात में वोट लेंगे बिहार का और गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे। अभी क्या स्थिति है, भर के ठूस के। और MA PhD करके हमारे दिल्ली में हम पूछते कहाँ के हो भैया, तो छपरा के हैं, सिवान के हैं, भागलपुर के। क्या पढ़ाई की हो? तो MA किया हूँ, PhD किया हूँ। रात में पिज्जा पहुंचाते हैं, गिग वर्कर का काम ये मोदी जी जरूर तय किए हैं। परिवार तोड़ो, पार्टी तोड़ो और भ्रष्टाचार के अंकुश पर बैठ के 15 साल के राज का ही नतीजा है। सुनिए पहले बात देखिए, यही आप लोग का दोगलापन है। 1 रुपया में 12,000 गज जमीन दिया गया। अडानी बिहार में, अमित शाह बिहार में, पूरा देश छोड़ के वहां बैठे हुए थे। भ्रष्टाचार का क्या ये लोग कलई खोले हैं। बिहार का युवा भीड़ में, इनके भीड़ में, मोदी जी के भाषण में कुर्सियां खाली, अमित शाह के दिखा के विजुअल दिखा सकता हूँ आप ही के चैनल पर लिखा। ठीक है स्वामीनाथ जी। और भीड़ नहीं होता था, और तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के लोगों पर भीड़ होता था। युवाओं में जोश था बदलाव का। 10,000 में महिलाओं का ईमान खरीदे, 1100 में बुजुर्गों का ईमान खरीदे। चुनाव आयोग से समझौता, जिस दिन इनका डिक्लेयर करना था चुनाव, उस दिन पैसा इनके हाथ में है, शासन है, सत्ता का दुरुपयोग करके। कौन 40,000 करोड़ किसके बाप के घर से आया है? देश का पैसा बांट कर चुनाव जीत देना, एक कौन सा बड़ा साबसी मारे हैं, तीर मारने का काम। ठीक है, चलिए महिलाओं समय की सीमा है, को खरीदे हैं। बार बार फिर वही मुद्दा आ जाता है। मैं बार बार परिवार पर लाती हूँ, बात उधर चली जाती है। एक बात कहना चाहते हैं, यदि अपने लोग यदि बचे रहेंगे, अपने लोगों का विश्वास कायम रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कोई भी दल होगा वो लेके जा ही नहीं सकता, वो तोड़फोड़ कर ही नहीं सकता। हम पहले अपनों को तो संभाल कर रखें। हम अपनों को संभालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी क्या कोई भी दल आपके परिवार में राजनीतिक रूप से टूट-फूट नहीं कर सकता। एक बात मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि मैंने परिवार जब ठीक रहेगा या पार्टी ठीक रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आज आप जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो है
संवैधानिक संस्था पर कुंडली मार के बैठ गया, उसको कब्जा कर लिया है और लोगों को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखा करके, भय दिखा करके पार्टी को तोड़ने का काम करता और परिवार को तोड़ने का यदि काम मैं करता। मान भी लूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है या कर लिया, लेकिन आपके परिवार पर या आरजेडी पर तो वो कुंडली मारकर नहीं बैठ सकता ना। बोल के भैया ये इतना इतराइए मत। 40,000 करोड़ रुपया का 40,000 करोड़ सरकार को बांटने का काम किया है। 40,000। चलिए ठीक है, समय हो गया और मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, इतना ही पारिवारिक टूट फूट की बात हो जाए, सियासी घरानों की लड़ाई की बात हो जाए, लेकिन चले जाते हैं बिहार के मुद्दे पर, और वो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि मामला ताज़ा है। अभी अभी हार का सामना मिला है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को तो ये एक कहते हैं कि एक तकलीफ तो निकलकर सामने आएगी ही। तो वोट चोरी भी आ जाती है, साइड भी आ जाती है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो राजनीतिक रूप से घराने हैं, वाकई में यदि इनमें टूट फूट हुई है तो क्या पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? देखिए, वो टूट फूट कराने नहीं जाती, और यदि राजनीतिक रूप से आपके यहाँ कलह हुई है तो उसका फायदा राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि कहां जाते हैं छोड़ के, और मौका मिलेगा तो क्यों आप बड़े चेहरे को नहीं अपनाएंगे? बहुत सारे फैक्टर हैं राजनीतिक रूप से, राजनीति में तो सब कुछ चलता है और सब कुछ संभव है। आप अपने अपने घराने को, अपने अपने परिवार को संभाल कर रखिए, उनमें तो पहले सुलह कर लीजिए, बाद में आरोप प्रत्यारोप आप लगाते रहिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।